बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है कमलजीत सहरावत जी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सी न्यूज़ आपका स्वागत करता है। पश्चिमी दिल्ली से आप सांसद हैं और दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर रही हैं, तो ऐसे में तमाम इश्यूज़ को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई विषयों पर आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और नेक्स्ट सेशन जो है हमारे सहयोगी धर्म सर लेने वाले हैं, आप प्लीज़ मंच पर आइए। और कमलजीत मैम मैं चाहूँगी कि आप भी स्टेज पर आएँ। तमाम इश्यूज़ और तमाम दिल्ली से जुड़े हुए वो मुद्दे जिसमें दिल्ली की जनता अब चाहती है कि उनको भाई जवाब मिल जाए, तो वो इस सेशन में आगे धर्म सर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सवालों के साथ। ओवर टू यू धर्म सर। धन्यवाद पूजा। और सबसे पहले कमलजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे। माइक ले लीजिए। और विशेष धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप पार्लियामेंट छोड़ के आई हैं और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं शुरुआत में पार्लियामेंट से ही करता हूँ। पार्लियामेंट में जिन इश्यूज़ को लेकर बात होनी चाहिए, जब ये सत्र शुरू हो रहा था उस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन था, एयरपोर्ट्स पे क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। लोग चाहते थे कि इन इश्यूज़ पे बात हो। आप दिल्ली की सांसद हैं, आपको लगता है कि दिल्ली के नज़रिए से वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई या फिर पार्लियामेंट में नॉन इश्यूज़ पे ज़्यादा बात हो रही है? क्योंकि आपके विपक्ष के साथियों ने बहुत सारी बातें कही कि जैसे वंदे मातरम पर लंबी बहस हुई, तो कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों हुआ। और भी इश्यूज़ थे जिस पे डिस्कस हो जाना चाहिए, बट उस पर डिस्कस नहीं हुआ। पहले तो उसी पे रिस्पॉन्ड के फिर मैं दिल्ली पे आता हूँ। पार्लियामेंट इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है और पार्लियामेंट देश के हर इशू को एड्रेस करने के लिए और हर विषय को, चाहे वो स्टेट का हो या वो सेंटर का हो या इतिहास का हो या भविष्य का हो, सबको एड्रेस करने का स्थान है। जब पार्लियामेंट में अगर आप पिछले साल ध्यान करेंगे, अभी मानसून सत्र जब हुआ था तो 21 जुलाई से 21 अगस्त का सेशन हुआ। 21 जुलाई से 21 अगस्त के सेशन को विपक्ष ने हंगामा करके पूरा समय डिस्टर्ब किया एसआईआर के ऊपर, जबकि सरकार का बार बार कहना था कि हम एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के अधीन ये चर्चा होनी चाहिए आप ये बताइए, हम करने को तैयार हैं। नहीं हुआ। इस बीच में बिहार के चुनाव हुए, बिहार की जनता जनार्दन का निर्णय भी आ गया। इस बार जैसे ही हमारी पार्लियामेंट चली, फिर से वही मुद्दा आया। सरकार ने बीएससी की मीटिंग में सभी दलों के नेता शामिल होते हैं और तय किया जाता है कि किस विषय पर चर्चा होगी, कितना टाइम अलॉटमेंट होगा। तो सबसे पहले एसआईआर के ऊपर ना करके इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये हमारे चर्चा का विषय तय किया गया। और साथ में वंदे मातरम। जब कहते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हुई, तो उन लोगों से सवाल है कि वंदे मातरम से ही आज हम उस सदन में चर्चा करने के लायक बन पाए हैं। आज वो सदन जो इतनी बड़ी हमें एक योगदान हम उसमें बैठकर देते हैं, वो देन उन क्रांतिकारियों की है जो वंदे मातरम के नारे को लेकर देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश से भिड़ गए थे। 150 साल किसी भी यात्रा को पूरा होना, और वो खासकर जब आपके राष्ट्र की गौरव की हो, तो वो वंदे मातरम वर्ड नहीं है। वंदे मातरम हमारा इतिहास है, वंदे मातरम हमारी आत्मा रही है। तो हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पर भी करेंगे, हम बिल भी लेकर आएंगे और हम जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब आपने कहा कि उस समय यात्रियों की जो समस्या चल रही थी, सरकार ने यात्रियों की समस्या के लिए अपना जवाब देना था, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर उन्होंने दिया, पूरा बताया। और पूरे बात में अगर हम सुनेंगे तो ये सब हम सबकी सेफ्टी के लिए नियम पास किया गया था, क्योंकि फटीग कैलकुलेशन साइंटिफिक स्टडी है कि पार्लियामेंट में ये जो लेकर आए कि भाई ये एप्लीकेबल होना चाहिए सबके लिए, तो वो एविएशन में हम सब फ्लाई करते हैं, तो हम सबकी भलाई के लिए था कि इतने आवर्स होने चाहिए। बार बार एयरलाइन से पूछा गया था, ऐसा मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में क्लियर किया, तो मिनिस्टर जी ने अपना जवाब दिया है। रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन एक बहुत त्वरित मुद्दा है,
और बीएससी में वो मुद्दा अगले हफ्ते में आ रहा है। तो सरकार में जो सर्वदलीय बैठक के विषय आते हैं सबके ऊपर निर्णय करके फैसला लिया जाता है। ठीक है मैम, मैं दिल्ली की तरफ आता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है ये उम्मीदों की रथ पर सवार होकर आई है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और वजह इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से आप बात कीजिए, छोटा बड़ा जो भी हो, उनका एक लाइन का एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना उर्दू में तकिया कलाम है उनका, कि 9 महीने में इस सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम सबका यही। तो ऐसा क्या चेंजेस, हालांकि ये भी बात भी है कि जो इश्यूज हैं, मसलन वो पोल्यूशन का हो, यमुना सफाई का हो, ड्रेनेज का हो, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चुटकी बजाई या छड़ी घुमा दी वो सही हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। अगर आज से आपने काम करना शुरू किया तो इसका इम्पैक्ट आपको 2-3 साल के बाद नजर आएगा। तो रेखा गुप्ता की सरकार, दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार कुछ डिलीवर कर पाई है? क्योंकि एक मैम नैरेटिव की लड़ाई भी साथ साथ चलती है। सोशल मीडिया का दौर है, आप काम कुछ भी कीजिए, एक नैरेटिव पर परसेप्शन की लड़ाई भी साथ साथ चल रही होती है। तो उसको कैसे देखते हैं? क्या डिलीवरी हुई? कितना कर पाई? क्या वो सही ट्रैक पर है? दिल्ली देश की राजधानी है और पिछले 27 साल से हम दिल्ली में नहीं थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लोग हमें लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपके सवाल में ही एक लाइन आपने ली कि 9 महीने समय नहीं होता किसी समस्या के सॉल्यूशन पे। तो किसी भी समस्या को पहचानना और पहचान करके उस समस्या की सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ना, ये आपको सही और गलत निर्धारित करती है। पिछले 27 साल में जो दिल्ली के हालात थे, मैं यमुना की ही बात शुरू करती हूँ। आम आदमी पार्टी ने यमुना को लेकर क्या किया और दिल्ली सरकार ने 9 महीने में क्या किया, स्पष्ट है। पिछले 11 साल में यमुना को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंक सीवर की सफाई भी नहीं हुई। और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे सभी मंत्री आए हैं, हम सब ने देखा जब डीशिल्टिंग हुई तो एक एक पॉइंट से कई कई ट्रक भरने वाली डीशिल्ट वहाँ से गाद निकली है। ये हम सब ने देखा है। आज दिल्ली के रोड्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के जिलों को फिर से मॉडिफाई करके सिस्टम को स्क्रूटनाइज करने की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार नज़र आती है। मुख्यमंत्री जी जब केजरीवाल थे तो कभी भी किसी भी समस्या में सिर्फ वो बयानबाजी करते थे, लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, सभी सांसद, सभी निगम पार्षद जहाँ समस्या उत्पन्न होती है वहाँ आपको खड़े मिलते हैं। और ये सरकार उम्मीदों की सरकार है, लेकिन ये विश्वास की सरकार भी है। लोगों ने जो हमने बाकी स्टेट्स में काम किए उसी विश्वास के ऊपर हमसे उम्मीद जताई है और हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगले 5 साल में जब आपके पास हम वोट मांगने आएंगे तो हम 2025 का मैनिफेस्टो और 2030 की रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आएंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। मैम, क्योंकि पूर्व की सरकार का आपने जिक्र किया, अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की जो ब्रांडिंग थी वो 2 इश्यूज पे थे। एक हेल्थ सेक्टर था, एक एजुकेशन सेक्टर था। और इन्हीं 2 इश्यूज को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुखर है। पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आई है अभी 3-4 दिन पहले, जिसमें उसमें स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक सवाल लगाया था जिसपे एजुकेशन जो स्टेट हैं MOS है जयंत चौधरी, उनका जवाब था। उसमें 9th में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या का जिक्र था। वो बड़ा डरावना फिगर था मैम, क्योंकि लगभग 3,20,000, कुछ 3,20,000 मोटे तौर पे, अब उसके आगे का फिगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 3,20,000 बच्चे 9th में फेल कर दिए गए। और उनमें से जो NIOS में गए वो तकरीबन 70,000 बच्चे थे। तो ये जो 2.5 लाख बच्चे 9th में फेल हुए वो कहाँ गए?
ये तो एक बड़ा 2.5 लाख बच्चे अगर पिछले 5 साल में हैं, तो वो दिल्ली के बच्चे हैं जो जिनकी पढ़ाई छूट गई, फिर वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली में एक सरकार, ऐसी सरकार आई जो मार्केटिंग के बेस पे चल रही थी। हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कमिटमेंट कमिटमेंट और कमिटमेंट, सिर्फ शब्दों में, ज़मीन पर कुछ भी नहीं। हम आपके हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, ऐसी स्टेटमेंट हमने उनके मुंह से सुनी। लेकिन कोविड के समय पर भी हमने उनको शीश महल बनाते देखा। जो आपने स्कूल की बात कही है, ये कोई नई बात नहीं आई है। दिल्ली के 1035 स्कूल हैं, मात्र 650 स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थे। 11 साल में वो सरकार प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर पाई। दिल्ली के मात्र 700 स्कूल में साइंस थी, बाकी स्कूलों में वो साइंस स्ट्रीम शुरू नहीं कर पाए। और ये जो ओवर रैपिंग उन्होंने की, जो आप बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट में सामने आया, ये आप आज मान रहे होंगे, हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में कह रही थी, बिल्कुल कह रहे थे। हम इस बात को कह नहीं रहे थे, हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं आपको किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड दे सकती थी कि आप इस स्कूल में आइए और चेक कर लीजिए। जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं जिस लोकसभा से आती हूँ, मटियाला विधानसभा, आप अब उस स्कूल की बिल्डिंग का टेंडर हो रहा है, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग वही है जो 11 साल में उनकी थी। आप अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी कि वो राजधानी की बिल्डिंग है। तो जो स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट है, जो मोहल्ला क्लिनिक के आंकड़े थे, वो सब फर्जी थे। और इसीलिए इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद भी 11 साल में अगर दिल्ली की जनता 2/3 मेजोरिटी से किसी सरकार को हराती है, तो समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने धोखा खाया था और वही जवाब इस चुनाव में आया है। लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, दिल्ली की बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की मदद भी जिसमें हमें मिल रही है, पहले भी मिलती थी, वो लेते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कोई अब मदद कर रही है। यमुना सफाई में मेरे सामने एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें 2980 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए गडकरी जी जब जल मंत्री थे, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को दिए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो केंद्र की मदद से जो पहले भी मिल रही थी, अब दिल्ली सरकार बेहतर काम करेगी, ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा।